अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। करंटली क्लिनिकल साइकोलॉजी हमने स्टार्ट की है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसको साइको डायग्नोस्टिक कहा जाता है, साइकोपैथोलॉजी या नॉर्मल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, इसको हम DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। DSM-5 TR के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है। ये लिस्ट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में फर्स्ट पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और करेंटली हम सेकंड कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड हैं। लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स देखें तो फर्स्ट पे लैंग्वेज डिसऑर्डर है, सेकंड पे स्पीच साउंड डिसऑर्डर, थर्ड चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसको स्टटरिंग भी कहा जाता है, फोर्थ वन इज सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड द लास्ट वन इज अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर। कोई भी टॉपिक पढ़ने लगते हैं तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन लास्ट में पढ़ा करें, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू APA डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हमारी स्पोकन इन्वॉल्व होती है, रिटन होती है और साइन सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो किए जा करते हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी बात का मीनिंग कन्वे कर सकें, अपनी बात को कन्वे कर सकें, अपने इमोशंस और थॉट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकें, और जो हम एक दूसरे के साथ सोशल इंटरेक्शन करते हैं उसको हम अच्छी तरीके से फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, अब ये कॉग्निटिव और सोशल टूल दोनों है, जो कि ह्यूमन के एक्सपीरियंस को शेप भी करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर देखा जाए तो मैं जितने भी लेक्चर्स हैं वो उर्दू में डिलीवर करती हूँ, ठीक है? तो मेरी लैंग्वेज क्या है? उर्दू है। अब इस उर्दू में मैं किस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करती हूँ और किस तरह से अपनी बात को कन्वे करती हूँ, ये सारा लैंग्वेज का पार्ट होगा, ठीक है? अब इसमें हम स्लाइड्स भी यूज़ करते हैं, समटाइम्स हम इमेजेस का भी यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बोल के बताती हूँ, ठीक है? तो इट्स मीन इसमें वर्बल यानी स्पोकन भी इन्वॉल्व है, रिटन भी इन्वॉल्व है, और सिंबल्स वगैरह भी समटाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो ये सारा प्रोसेस लैंग्वेज कहलाया जाता है। और उसके साथ-साथ हम स्पेसिफिक ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं उसको भी फ़ॉलो करते हैं। कब हमने था का इस्तेमाल करना है, कब थी का इस्तेमाल करना है, कब हम का वर्ड्स यूज़ करना है, और इस तरह करके जो भी छोटे-छोटे वर्ड्स होते हैं उसको हम एक सीक्वेंस में, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? जैसे हम लोगों ने कम्युनिकेशन चेन में भी पढ़ा था कि एक वर्ड होता है, उसको हमने कैसे डिस्क्राइब करना है, उसके लिए हम एक सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? फिर हम उसको स्पीक करते हैं एप्रोप्रिएटली। तो इस तरह से करके ये हमारा सारा लैंग्वेज के अंडर आता है। तो इट्स मीन अगर मेरे स्पोकन में, मेरे रिटन में, सिंबल लैंग्वेज में अगर मैं इनको बोल नहीं पा रही, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, या सही से कन्वे नहीं कर पा रही अपनी बात को, मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, और ना ही सोशल इंटरेक्शन सही से कर पा रही हूँ, तो इट्स मीन कहीं न कहीं मैं लैंग्वेज इश्यूज़ फेस कर रही हूँ। लैंग्वेज डिसऑर्डर की कोडिंग की बात की जाए तो इसका कोड है F80.2। अब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5 TR। क्राइटेरिया ए देखते हैं कि परसिस्टेंस डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कंटिन्यूअसली डिफ़िकल्टीज़ बच्चा फेस कर रहा होता है इन एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? अब एक्विजिशन क्या है कि लिंग्विस्टिक एबिलिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? जैसे हमारी फ़ोनोलॉजी है, यानी साउंड्स को किस तरह से हम प्रोड्यूस करते हैं, वोकैब्युलरी हम कैसे यूज़ करते हैं, कौन-सा ग्रामर यूज़ करते हैं, और फिर हमारा सिंटैक्स क्या होता है या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? तो ये हमारा क्या होता है? एक्विजिशन। अब बच्चे को इस चीज़ में इश्यूज़ होते हैं, यानी वो साउंड्स को सही प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ग्रामर का सही यूज़ नहीं कर सकता, सेंटेंस सही नहीं बना सकता, एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? अब लैंग्वेज हम कब यूज़ करते हैं कि हमने जब अपने इमोशंस वगैरह को एक्सप्रेस करना होता है। तो जो बच्चा जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर होगा उसको परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होगी, कंटिन्यूअसली वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करेगा कि ना तो वो इस साउंड्स ग्रामर को यूज़ कर सकेगा और ना ही लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकेगा। इन शॉर्ट कंटिन्यूअसली डिफ़िकल्टीज़ होगी उसको स्पोकन में, रिटन में, साइन लैंग्वेज में और अदर पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज में, ठीक है? क्योंकि अब उसको डेफ़िसिट्स होंगे, इम्पेयरमेंट होगा, लिमिटेड होगा किसमें? कंप्रीहेंशन और प्रोडक्शन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी वोकैब्युलरी रिड्यूस्ड होगी, सेकेंडली लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, एंड थर्ड वन इज़ इम्पेयरमेंट्स इन डिस्कोर्स, मतलब कि
किसी भी इवेंट को या कन्वर्सेशन के लिए जो हमें वोकेबलरी की ज़रूरत होती है, या फिर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से किस तरह से हमने कनेक्ट करके अपनी बात को एक्सप्लेन करना है, वो उसका उनका इम्पेयर्ड होता है, ठीक है? उसमें उनके डेफ़िसिट्स होते हैं, वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्राइटेरिया बी इज़ के बंदा एक स्पेसिफिक एज तक या एक्सपेक्टेड एज तक स्पेसिफिक लैंग्वेज एबिलिटीज़ को एक्वायर कर लेता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स तक बच्चा जो है वो डिफरेंशिएट करना सीख लेता है अपनी आवाज़ में और दूसरे लोगों की आवाज़ में। 1 साल तक का बच्चा जो होता है वो कुछ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, इसके साथ-साथ वो कुछ वर्ड्स को बोल के अपनी नीड्स को एक्सप्रेस भी कर लेता है। और अगले 2 साल तक बच्चा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ जो होते हैं उनको फ़ॉर्मूलेट भी कर लेता है और जो न्यू आइडियाज़ होते हैं उनको एक्सप्रेस भी कर लेता है। अब लैंग्वेज डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग बच्चा जो है अपनी एक्सपेक्टेड एज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एबिलिटीज़ को एक्वायर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, एकेडमिकली वो पुअर होता है, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं रहती। क्राइटेरिया सी की बात करें तो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी सिम्टम्स जो हैं वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं, ठीक है? अब अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड जो है हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। क्राइटेरिया डी इज़ कि ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं हियरिंग, सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर डिसफंक्शन या फिर किसी और मेडिकल कंडीशंस की वजह से तो नहीं है, या फिर हमने देखना है कि कहीं इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया तो नहीं इन्वॉल्व, या फिर बच्चा ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कैटेगरी में तो नहीं आ रहा, ठीक है? तो इस वजह से हमें ये सारी माइनर चीज़ें देखना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम DSM-5 को फ़ॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स। अब प्रोग्नोसिस क्या होता है? एक्सपेक्टेड आउटकम, फ्यूचर कंडीशन या फिर चांसेस ऑफ रिकवरी, ठीक है? तो अब वो बच्चे जिनकी रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयर होती है उनका प्रोग्नोसिस पुअर होता है एज़ कम्पेयर टू जिनको एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट के इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? अब रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है कि आप चीज़ों को या आप लैंग्वेज को कितना रिसीव कर रहे हो, ठीक है? और एक्सप्रेसिव क्या है कि आप लैंग्वेज को या अपनी नीड्स को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू लैंग्वेज, ठीक है? तो अब एक बच्चा जो है जब वो लैंग्वेज को रिसीव ही नहीं कर पा रहा, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा, तो फिर वो उसको एक्सप्रेस कैसे करेगा, ठीक है? तो इस वजह से जो रिसेप्टिव इम्पेयरमेंट होती है उसका प्रोग्नोसिस पुअर होता है दैन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, क्योंकि एक बच्चा जब चीज़ों को रिसीव कर रहा है लेकिन एक्सप्रेस करने में सिर्फ उसको इशू है, ठीक है? लेकिन जो रिसेप्टिव है उसको रिसीव करने में इशू है, तो एक्सप्रेस करने में ऑटोमेटिकली इशू होगा ही। नेक्स्ट वन इज़ एनवायरनमेंट। अब बाइलिंगुअलिज़्म यानी ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहा है या जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि बच्चे की लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डिले हो, ठीक है? क्योंकि एक बच्चा जो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो उर्दू स्पीकर है, जब वो किसी और कंट्री में जाता है तो वहाँ पे उसको इंग्लिश लैंग्वेज के चैलेंजेस फेस वो कर सकता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर है, बल्कि वहाँ पे उसकी हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ी डिले हो जाए, क्योंकि वो एक नई लैंग्वेज वाले एनवायरनमेंट में गया है, पहले उसका इससे कोई एक्सपोज़र नहीं था, जिसकी वजह से उसकी लैंग्वेज डिले हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं, उनको भी माइंड में रखना ज़रूरी होता है व्हाइल डीलिंग विद द क्लाइंट और पेशेंट। देन जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को फेस कर रहा है, तो चांसेस होंगे कि वही इम्पेयरमेंट बच्चों में भी हो। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल वेरिएशंस इन लैंग्वेज के सम टाइम जो है वो रीजनल, सोशल और कल्चरल और एथनिक वेरिएशंस भी हो सकती हैं लैंग्वेज में। इसीलिए 4 साल से पहले हम बच्चे को लैंग्वेज डिसऑर्डर को डायग्नोस नहीं कर सकते। इसीलिए ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि नॉर्मल वेरिएशंस इन लैंग्वेज है या वाक़ई बच्चे में कोई ना कोई इश्यू चल रहा है। बाय एज 6 ईयर्स तक इन बच्चों की जो है ना वो कम्युनिकेशन इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाते हैं, और बाय एज 7 ईयर्स तक 80% बच्चे जो हैं ना वो साउंड्स को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस वजह से हमें केयरफुली डायग्नोस करना चाहिए बच्चों को। देन हियरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट को मद्देनज़र रखना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, देन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। देन कोमॉर्बिडिटी की बात की जाए तो जिन बच्चों को लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, चांसेस होते हैं कि साथ में उनको आईडी भी हो, एडीएचडी भी हो सकता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी वो फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टा के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।